नमस्कार, स्वागत है आपका नया लुक की स्टूडियो में। मैं हूं आर डी स्वामी और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं ये अपने आप में एक कहा जाए तो एक इनके पास इतना बड़ा अनुभवों की पोटरी है जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बैठ करके उस विश्लेषण करेंगे और इनसे बहुत सारी बातों को निकलवाने की कोशिश करेंगे। आप हैं इंजीनियर ओम प्रकाश पांडे, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी तो विद्युत सेवा में व्यतीत की। उसके बाद इन्होंने वीआरएस लिया और आज अपना जो समाज कल्याण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इंजीनियर पांडे जी ने अपनी नेतृत्व में पूर्व प्रदेश संयोजक भाजपा उत्तर प्रदेश भी रह चुके हैं और पूर्व महामंत्री विद्युत अभियंता संघ के भी रह चुके हैं। तो आइए हम लोग विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास तो एक बहुत ही मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि आपके पास तो सीधा सीधा एक विरोधाभास है जी कि आपने जैसे अपने समय में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन ना हो, इस चीज़ के लिए एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और वो सक्सेसफुल भी रहा था। जी आज आप जब आप महामंत्री थे विद्युत अभियंता संघ के, जी और आज जब आप उस पद पे नहीं हैं, लेकिन आज भी विद्युत कर्मचारी संघ पर्टिकुलरली एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहा है। जी वो लंबी लड़ाई है सरकार से परमानेंट की, ठीक है, वो उनके वेतनमान की, वो लड़ाई है वहाँ के कर्मचारियों के अगर कहा जाए डिग्निटी की। तो आप उसे कैसे सपोर्ट करते हैं और आप उसे कैसे देखते हैं? तो देखिए स्वामी जी, निश्चित रूप से देखिए मेरे दो रोल रहे हैं। जब मैं सर्विस में था तो वहाँ भी सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा हूँ। उसके पहले भी मैं विद्युत अभियंता संघ का नेता रहा हूँ। उसके पहले मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ 80 के दशक से ही। तो एक तरह सामाजिक कार्यों से हमारा हमेशा जुड़ाव रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग मध्य वर्ग से आते हैं तो आपको रोजी रोटी के लिए कहीं सरकारी नौकरी करनी पड़ती है, प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है, कुछ व्यवसाय करना पड़ता। तो उसी क्रम में हमने विद्युत अभियंता के रूप में पावर कॉर्पोरेशन या उसके पहले यूपीएससीबी में इंजीनियर रूप में नौकरी की थी। और उस रूप में जैसा आप चर्चा कर रहे थे तो दो रोल थे। एक तो विद्युत अभियंता संघ के महामंत्री रूप में निश्चित रूप से हम लोग जो भी इंजीनियर या कर्मचारी थे उनके वेतन भत्ते और तमाम लड़ाई लड़ते थे। दूसरी लड़ाई जो प्रमोशन में आरक्षण की आप चर्चा कर रहे थे, जी वो लड़ाई के लिए हमारा दूसरा संगठन था सर्वजन हिताय संरक्षण समिति, तो उसके राष्ट्रीय संयोजक के रूप में तो मैंने वो भी लड़ाई लड़ी। क्योंकि देखिए हमारा असली काम है कहीं भी जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ लड़ना। तो उस समय तो सर आज आपको ऐसा एक विरोधाभास नहीं लगता कि आज जब आप उस समय तो आप सत्ता में बैठे लोगों से ही तो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन आज जब आप कहे कि अपने आप को बताए कि आप आरएसएस के नेता हैं और आपका आज जब संघ की सरकार है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये तो फिर जब संघ की सरकार है और ये सरकार, इस सरकार में भी तो क्या कर्मचारी अपने आप को शोषित ही बता रहे हैं, तो क्या इनकी लड़ाई, इनकी आवाज़ को अब आप कैसे लड़ेंगे? देखिए उसकी दो चीज़ें हैं। जब हम एक कर्मचारी नेता के रूप में हैं या इंजीनियर्स के नेता के रूप में हैं तो उसमें हमें लिमिटेड इंजीनियर्स की लड़ाई लड़ना है। जब हम सरकार में हैं, हम राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं तो देश के एक आम नागरिक है, एक गरीब नागरिक है, एक मध्यवर्गीय नागरिक है, हमें सबकी लड़ाई लड़ना है। उस समय हम केवल विद्युत कर्मचारियों की चिंता करते थे, आज हमें विद्युत उपभोक्ताओं की भी चिंता करना है। आज एक किसान की भी चिंता करना है, एक गरीब की चिंता करना है, एक बेरोजगार की चिंता करना है। तो जितने भी समाज के घटक हैं सबकी चिंता करना हमारा काम है। निश्चित रूप से वो दायरा एक लिमिटेड दायरे के लिए हम लोग काम कर रहे थे और जहाँ तक संभव था वहाँ भी हमने अपनी पूरी क्षमता से काम करने की कोशिश की। आज हमारा दायरा बड़ा है, समाज के हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस दायरे के लिए काम कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइएगा कि अभी तो सर सत्तारूढ़ बीजेपी है, तो क्या आप सर अभी कर्मचारी की तरफ से हैं या सरकार की बात रख रहे हैं? नहीं, देखिए हम मूलतः तो सरकार की बात रखेंगे, लेकिन हम जो भी पीड़ित हैं उसकी बात रखेंगे। अगर कर्मचारी कहीं पीड़ित है तो उसकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे कि कर्मचारी के हितों की रक्षा होना चाहिए। हाँ ठीक है, लोकतांत्रिक देश है अपना, कुछ ऐसा है नहीं, कर्मचारी भी देश का नागरिक है तो उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा सर, एक बहुत ही आप तो चूंकि सर बाय प्रोफेशन इंजीनियर भी हैं और अगर इंजीनियरिंग लाइन से करके आपने अपने जो विद्युत सर्विसेज था, जो इलेक्ट्रिकल में जो एक अच्छे पद पे भी आप रहे। आज सर जो आपकी गवर्नमेंट जब आई है, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में जब से कहूँगा, अब आपकी सरकार है चूंकि वो, तो सर ये निजीकरण का मुद्दा और इसमें बेरोजगारी ने जो एक छाप छोड़ा है
कि आज वर्ल्ड में मतलब इंडिया का जो एक बेरोजगारी दर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें अभी तक ग्राफ घटा नहीं है, 2014 से लेकर 2020 तक, ये अभी 20 चल रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। ऊपर से निजीकरण का जो छौंक लगाया गया है, ठीक है, उसमें सर आप कितने समझते कि मतलब एयर इंडिया का निजीकरण, BSNL का निजीकरण, मैडम ने तो कहा BPCL, HPCL, IOCL सब निजी कर देंगे। तो आपको क्या लगता है फिर मतलब यूथ आज का क्या करे और कहाँ जाए? खास करके इंजीनियर, चूंकि आप इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हैं, इस वजह से मैं आपसे ज़्यादा बात करूंगा, और ये सारे उन्हीं के लिए बने हुए संस्था थे मैक्सिमम। निश्चित रूप से स्वामी जी, जब आप देखेंगे भारत बहुत बड़ा देश है, इसकी आबादी लगभग 140 करोड़ होने वाली है। ठीक है। और 140 करोड़ में 50 करोड़ से ज़्यादा जी वर्किंग लोग हैं। जी। तो जो सरकारी क्षेत्र की एक सीमा है रोजगार देने की, हम लोगों को याद होगा कि हम लोग 90 के आसपास इंजीनियरिंग करके रोजगार तलाश रहे थे। बिल्कुल। उस समय भी सरकारी क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला था। जी। और उस समय जो वर्किंग पॉपुलेशन थी आज की लगभग आधी थी, देश की आबादी भी लगभग आधी से थोड़े ज्यादा थी आज की। जी। आज जो है 30 साल बाद भी जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार है लगभग उसी स्तर पर बना हुआ है। सर नहीं बना है ना, दिक्कतें तो यही है कि आपकी सरकार, सर आप बता रहे हैं सर, मेरे पास एक आंकड़ा, अगर मैं लमसम आंकड़ा लेके चलूं तो BSNL में जूनियर टेलीकॉम JTO का पोस्ट कब आया सर, मुझे ये बता दीजिए। उसको मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए, एक तो टेलीकॉम में अगर BSNL में थोड़े से पद कम हुए तो आज टेलीकॉम की इतनी ढेर सारी कंपनियां बनी। आज जैसे रिलायंस टेलीकॉम में नई कंपनी आई जियो आई, तो जियो ने कितने लोगों को रोजगार दिया, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं, मेरे समझ से खबर है करीब 1 लाख लोगों को रोजगार एकदम जियो में मिला है। मैं 1 लाख और नहीं, BSNL के कुल कर्मचारी 1 लाख से कम ही थे, टोटल कर्मचारी BSNL नहीं, ये बात आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। व्यवहारिक पक्ष ये है, हमें याद है जब पहली बार मेरा टेलीफोन कनेक्शन लगा तो अप्लाई करने के बाद कई साल बाद नंबर आया, उस नंबर आने के बाद भी जो सरकारी कर्मचारी बड़ी मुश्किल से लगाते थे, ये क्या प्रोसेस था। तो अब चीजें अगर निजी क्षेत्र तमाम कंपनियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं सर सही कह रहे हैं, है, लोगों को सर्विसेज बढ़ रही है और तमाम तरह के रोजगार आ रहे हैं। देखिए, रोजगार सीधे सरकार केवल नहीं देती है, अगर तमाम कंपनी आएगी जो भी काम करेगी उसमें रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का डाइवर्सिफिकेशन होगा। दूसरी चीज मैं बताऊं स्वामी जी, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश में कुल 2000 बच्चे इंजीनियरिंग करके निकलते थे, उनको भी नौकरी नहीं मिलती थी। आज की डेट में लगभग लाख बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में बच्चों को नौकरी मिल रही है। और नौकरियां, आप जो ये बात आज कह रहे हैं, ठीक है, जो नौकरी की आप बात कर रहे हैं, चूंकि मैं भी एक सर यूथ हूं तो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या मैटर करता है। आप सर एक चीज बताएं, एक जो निजी, क्यों आज के समय में निजी क्षेत्र में लोग नहीं जाना चाहते, प्राइवेट की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, उसका मैं आपको एक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपको बताऊंगा कि आप अगर सुने होंगे कि सर अगर मान लीजिए जैसे BSNL में मैं एज ए इंजीनियर गया, जूनियर इंजीनियर गया, तो मेरी जो तनख्वाह होगी वो होगी 36,000 मिनिमम, कम से कम तो होगी। और आज अगर जियो में मैं अगर इंजीनियर हूँ, अगर साइट इंजीनियर हूँ, तो मुझे 12,000 पे भी रखा जा सकता है, मुझे 8,000 पे भी रखा जा सकता है, और मेरी सैलरी अगर एक्सपीरियंस है तो मुझे 40, 45, 48 तक भी जा सकते हैं। तो मेरा ये बात, जियो, एयरटेल, ये सब तो क्या एक्सप्लॉयटेशन का, तो आपने जो लड़ाई हमारी गांधी के समय जो लड़ी गई कि बाद में कि शोषित मतलब जो एक प्रोलिटोरिएट और एक बुर्जुआ की जो मतलब लड़ाई थी, तो वो तो फिर बाद में हमें लगता है कि सरकार भी वही कर रही है, सब चीज़ को प्राइवेटाइज करके कि एक वर्ग होगा वो शोषित करेगा और हम लोग सब शोषण के। नहीं देखिए स्वामी जी, उसमें पहले भी ये होता था। BSNL कितने लोग इंजीनियर थे? BSNL में टोटल इंजीनियरों की संख्या 3-4 हज़ार थी, जबकि आज जैसे हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों इंजीनियर हैं, 3 में से 2 तैयार नहीं है सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए और अच्छी सैलरी पा रहे हैं। जैसे मेरा बेटा आज से 4 साल पहले 6,75,000 पैकेज हुआ था, आज करीब उसका 18 लाख के पैकेज पर। नहीं, वो मेरे भी सरकारी क्षेत्र में होता तो इतनी तनख्वाहें नहीं बढ़ती। नहीं, वो तो मुझे भी पता है कि अगर मैं भी इंजीनियरिंग क्षेत्र से हूँ और मेरे साथ वाले भी लड़के जो कल के टाइम में 4 लाख के पैकेज पे थे, आज 9-10 लाख के पैकेज पे हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो सर एक चीज बताइए, लोकतंत्र में हमें चुनने का अधिकार है कि नहीं? ये तो क्या आपके जैसे आपके पुत्र हैं, उन्होंने क्या सुना, हम मुझे निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में जाना है, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर मैं यह चुनता हूं कि मेरे लिए मुझे सरकारी क्षेत्र में जाना है, तो क्या मेरे लिए ऑप्शन खुला है? नहीं, दिक्कत है कि हमारा एक पुत्र सरकारी क्षेत्र में कोशिश कर रहा है। हाँ, देखिए सरकारी क्षेत्र में क्या है, डिमांड सप्लाई का गैप है। वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है और सिविल सर्विसेज में निश्चित रूप से 700-800 वैकेंसी की आप बात किए हैं और सिविल सर्विसेज की भी तो इन्होंने खटिया खड़ी कर रखी है। 1,000-1,200 वैकेंसी आती थी, आज 800 वैकेंसीज आ रही हैं हर 4 साल में। मतलब मुझे तो ऐसा डर है कि आने वाले समय में
जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये पूरा वैकेंसी ही ना खत्म कर दे सिविल सर्विसेज। नहीं, देखिए स्वामी जी, आप समझदार व्यक्ति हैं। जी। देखिए, कहीं भी सरकार प्रशासन रहेगा, जिला प्रशासन रहेगा, उसमें डीएम रहेगा, सचिव रहेगा, प्रमुख सचिव रहेगा, पुलिस रहेगी, डिप्टी एसपी रहेगी, एसपी रहेगा, रहने के लिए तो सही नहीं सर। रहेगा। सेक्रेटरी रैंक को जब ये प्राइवेट ला सकते हैं, पिछले बार तो सर बिल पास हुआ ना कि कैबिनेट सेक्रेटरी, तो क्यों नहीं डीएम को? नहीं, बहुत लिमिटेड संख्या में है जो आए हैं, मुश्किल से 15-20 लोग एक्सपर्ट आए हैं। और उसका देखिए व्यवहारिक रूप से अगर आप जो बाहर के एक्सपर्ट हैं उनका लाभ नहीं लेंगे, जैसे आप मीडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको किसी लेवल पर अगर लेटरल इंटरव्यू लिया जाता हाँ, है, बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं। देखिए, नहीं, मैं इस चीज को बुरा नहीं कह रहा हूँ। देखिए सर, क्योंकि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी ऐसे चल रही है, लेटरल एंट्री के थ्रू ही चल रही है, जो गवर्नमेंट आता है अपने थ्रू वो चॉइस ला। मैं इस चीज को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी जो सर, अच्छा सर एक आप देखिएगा सर, लेटरल एंट्री देखिए कुल 190 लाख कर्मचारी हैं, लेटरल एंट्री वाले 1000 आदमी भी नहीं काम कर रहे हैं। अब वो तो है सर, 190 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, लेटरल एंट्री 1000 लोग भी कहा जाए तो सर अमित में शाह के जो पुत्र हैं उनको आप बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए। अरे बीसीसीआई इलेक्ट्रिक पार्टी है, वो चुनाव लड़के बने हैं, कोई ऐसा कोई सिलेक्शन थोड़ी है कि ठीक है सर, सरकार नॉमिनेट करती है उसमें। ठीक है सर, आप अपना सरकार का पक्ष रख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जान के कि आप अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा सर, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस तरफ हम लोग वो करते हैं अपने मुद्दे को, किसान आंदोलन में अब, लेकिन सर ये जो किसान आंदोलन रहा ये बस हरियाणा और पंजाब का आंदोलन बन के रह गया पहली चीज। उसके बाद हरियाणा पंजाब से उठा तो ये एक पर्टिकुलर सेक्ट का जाके एक आंदोलन रह गया। तो अब इस आंदोलन को कहाँ तक आपकी सरकार देख रही है और इस आंदोलन को कैसे अब सरकार देख रही है? आने वाले चुनाव में तो बीजेपी को मुझे नहीं लगता इससे कोई लॉस है, लेकिन आपका नजरिया क्या है कि मतलब ये किसान आंदोलन होना जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, या कैसा आपका क्या नजरिया है? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में किसी को अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों को भी आवाज उठाने का हक है, लेकिन जो किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके हाथों में चला गया है, और विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों के काफी नेता इसमें शामिल है, जिससे कि हम सरकार किसानों जो जायज मांगे हैं ये बात बहुत सर आपने बहुत एक सर ने बहुत सही बात बोली कि किसी भी आंदोलन में मैं देखा हूँ हिंदुस्तान में, हम लोग तो ज्यादा आंदोलन अन्ना के समय से आंदोलन, अन्ना हजारे के समय से आंदोलन देख रहे हैं, सबसे सक्सेसफुल आंदोलन वही मानता हूँ क्योंकि उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के, जब कम्युनिस्ट पार्टी किसी पार्टी से कोई भी ऐसे बाहरी तत्व जब उससे जुड़ रहा है तो पार्टी वो जो मतलब आंदोलन वो बहुत कमजोर हो जा रहा है। देखिए, हम लोगों ने ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में या प्रमोशन में आरक्षण विषय हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो हम लोग टोटल आंदोलन अपना नॉन पॉलिटिकल रखते थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग ना तो जोड़ते थे ना तो उनको अपने मंच पर आने देते थे। बिल्कुल, देखिए राजनीति में अगर पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप प्रवेश नहीं करना चाहिए, और विशेषकर जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अप्रासंगिक हो गई है भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, तो उनका प्रभाव के कारण ये आंदोलन डिरेल हो गया है। और सरकार जो भी उनकी जायज मांगे है उनसे कई बार वार्ता हुई है, जायज मांगे मानने को तैयार है, तमाम किसान नेता भी मान रहे हैं कि उनकी ऐसी कोई मांग नहीं। जो सुधार हुए हैं, इस सुधार की बात 3 दशक से चल रही है। हाँ, लेकिन आज वो तो है सर, बिल्कुल मैं मानता हूं, इसकी चर्चा हुई, जब अटल जी प्रधानमंत्री तब भी चर्चा हुई, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मांगे शामिल है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा सर, एक जो आपसे एक मतलब मैं मुद्दा उठाऊंगा सर, आपकी पार्टी को कहा जाता है चुनावी मोड की पार्टी। जी जी। अब अगले साल तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जी जी, ठीक है, और आपकी पार्टी तो 24/7 चुनावी मोड में रहती है जी। ठीक है, लोगों ने कहा कि ये पार्टी कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन चुनावी सर आपने अभी हैदराबाद जीत के आप आए हैं, आपके अध्यक्ष जी तक पहुंच गए थे, तो क्या कुछ विकास का भी कार्य होगा? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन सर सबसे बड़ी जो वो रही फीडबैक रही कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी ठप है, लेकिन आप चुनावी मोड में इतने ज़्यादा घुस चुके हैं कि आप कुछ काम भी करेंगे या फिर ऐसे ही बस चुनाव चलता रहेगा और अगले 70 साल तक भी जो आपका विजन है उसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? देखिए स्वामी जी, देश की जनता बहुत समझदार है। अगर हम जनता की बुद्धिमत्ता पर संदेह हमें नहीं करना चाहिए। अगर चुनाव में सफलता मिल रही है, इसका मतलब कि जनता को हमारे काम पसंद आ रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, सामाजिक भागीदारी कर रहे हैं, गरीबों के सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, वो काम लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए सरकार जनता हमको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम केवल चुनाव अभियान चला के जीत सकते हैं
देखिए, चुनाव अभियान जनता की बुद्धिमत्ता कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जी और नहीं, मैं उसके बिल्कुल, मैं जनता की लोकतंत्र है, ठीक है, आप कहीं, मैंने ये चीज नहीं कहा कि आपकी जो है जो भी टेम्परिंग का बट मैं कहा कि इलेक्शन मोड में रहने वाली इलेक्शन मोड में पार्टी है। देखिए, एक चीज है, जब से कोविड आ गया है तो जी। पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां ठप हुई है, दिक्कत हुई है। हमारे यहाँ भी दिक्कत हुई है। लेकिन इसलिए सर दिक्कत आपकी है। इकोनॉमिक पॉलिसी पहले भी नहीं रही थी और अब भी नहीं रही है सर। कोई ऐसा इकोनॉमिक फर्म स्टैंड नहीं दिख रहा है गवर्नमेंट का जो आगे चल। नहीं, देखिए, देश में क्या है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है कमोबेश सहमति रही कुछ मेजर इशूज को छोड़ करके, तो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन असली इशू है। और इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, हम लोग भ्रष्टाचार का कोई आरोप सरकार के ऊपर नहीं है, तो हम लोग भ्ष्टाचार को रोकने की यही कोशिश कर सब रहे तो हैं। चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं दूसरी चीज, जो स्कीम्स हैं वो स्कीम जनता तक पहुंचे, हमारी ये कोशिश है कि अगर हम जैसे तमाम स्कीम लेकर, जैसे किसानों को हम लोगों ने डीबीटी बेनिफिट दिया कि हर किसान खाते में, इसमें 10 करोड़ से ज्यादा किसानों खाते में 6,000 रुपये सालाना पहुंच रहा है। आपको गैस के सिलेंडर लेके चूल्हा तक किसानों के घर पहुंचा। जो आज देश के 2/3 ज़्यादा आबादी को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं पूरे कोविड काल में। तो तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो लोगों को, जिनको ज़रूरतमंद है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। जो निहित स्वार्थी लोग हैं उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, वही लोग हल्ला कर रहे हैं। वो तो चुनाव सर, आप सत्ता में है तो आपको विपक्ष को तो झेलना ही पड़ेगा। आम नागरिक जो है वो प्रसन्न है, इसीलिए हमको बार बार जिता रहा है। बिल्कुल। बहरहाल सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और सर ने बड़े बेबाकी से हमें जवाब दिया है, क्योंकि इनके पास बहुत विरोधाभासी मतलब क्वेश्चंस जो थे काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी थे, क्योंकि ये जिस चीज़ के लिए आज यहाँ पे आए थे, और बीइंग बीजेपी ये सत्ता में है तो इनसे तो मतलब क्वेश्चन करना तो किसी का भी हक है, इनकी पार्टी सत्ता में है। तो आप लोग जुड़े मेरे से, और ऐसे ही आप लोग नया लुक के साथ जुड़िए, और हम आपको ऐसे ही ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते रहेंगे। आपका सर स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका नया लुक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।